नमस्कार। आइए कक्षा 10वीं के एक पाठ्यक्रम में शामिल एक चैप्टर द्विघात समीकरण की शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण समीकरण किसको कहते हैं? समीकरण में गणित का ऐसा कथन जिसमें समता का निशान हो तथा कम से कम एक चर राशि हो, उसको समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण, आप जानते हैं कि समीकरण में चर राशियां होती हैं और अचर राशियां होती हैं। तो चर राशियों में कम से कम एक चर राशि होनी चाहिए, और अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है उसको इससे प्रदर्शित करते हैं: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे समता का निशान है और चर x है। तो चर में कम से कम एक चर हो और साथ में समता का निशान हो, उसको समीकरण कहते हैं। और यहाँ चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर एक घात है तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, और चर राशि की 2 घात है तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। अब आइए द्विघात समीकरण में कुछ समीकरणों को पहचान करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ समीकरण हैं, मैं उन समीकरणों में पहचान करूंगा कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। जैसे एक समीकरण है मेरे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि x प्लस 1 का स्क्वायर है, x प्लस 1 का स्क्वायर है तो x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। क्योंकि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो पहले टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस दोनों का गुणा और उसका दूना 2x इक्वल टू हो जाएगा 2x, इसका गुणा करेंगे तो, और माइनस 2 3 6 माइनस 6। अगर सारे टर्म को एक तरफ लेके आएँ तो ये आपका बनेगा, सारे पदों को एक तरफ लेके आएँ, पक्षांतर करें तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 1, और माइनस 6 इधर आके पक्षांतर होके बन जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। 2x से 2x कट जाएगा और आपका बनेगा एक्स स्क्वायर और 6 प्लस 1 यानी 7 बराबर 0। अब यहाँ पे आप देखिए कि चर राशि x है और चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, आइए एक और समीकरण पर विचार करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3, आइए इस पर विचार करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको पहले हमको गुणा करना होगा, तो गुणा करते हैं। एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का 1 में प्लस 1x, फिर इसका इसमें माइनस 2 का x में माइनस 2x, और फिर माइनस 2 का 1 में माइनस 2 इक्वल टू, इधर गुणा करिए, x का x में एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 में प्लस 3x, माइनस 1 का x में माइनस x, और माइनस 1 का 3 में माइनस 3। तो अब आप सारे पदों को एक तरफ करेंगे, तो सारे पदों को जब एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इधर से एक्स स्क्वायर, 2 घात वाले टर्म को इधर करिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2x, इधर से 1 घात वाले टर्म को इधर करिए तो इधर प्लस 3x है, इधर आएगा तो माइनस 3x, और माइनस x इधर आएगा तो प्लस x,
और यहाँ पे है -2 और ये इधर आएगा तो +3 और इक्वल टू बच जाएगा 0, इक्वल टू बच जाएगा 0। यानी यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर माइनस में ये घट जाएगा और एक्स प्लस एक्स 2x और -2x ये भी घट जाएगा और आपका बचा -3x और -2 +3 यानी +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें आप तो चर राशि की अधिकतम घात 1 है। दो घात वाला टर्म तो कट गया, दो घात वाला पद समाप्त हो गया, तो बच गया आपका -3x + 1 यानी x की अधिकतम घात 1 है। और जिस समीकरण में x की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये रैखिक समीकरण तो है लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है और आपको पहचान करनी थी कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। आइए एक और समीकरण देखते हैं और पता लगाते हैं कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे x + 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 3 × x + 1/x और +4। पता लगाते हैं कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो पता लगाने के लिए फिर से हमको इसका होल स्क्वायर करना होगा। तो ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2 × x × 1/x। पहले का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद और गुणे दूसरा पद इक्वल टू 3 से इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3/x और +4। अब यहाँ पे आप देखें x से x कट जाएगा तो ये आपका बचा x² + 1/x² और +2 और इसको इधर करेंगे तो -3x -3/x और -4 इक्वल टू 0। यानी ये आपका बना। अब यहाँ पे आप देखें कि नीचे x² और x है तो अगर इसका हम एलसीएम लघुत्तम लें तो लघुत्तम हो जाएगा। इसके बटे में 1 है, यहाँ भी बटे में 1 है। तो अगर इसको हम प्लस करें तो लघुत्तम होगा आपका x² और यहाँ से 1 से इसमें भाग देंगे तो x² और x² का ऊपर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x की घात 4 प्लस यहाँ से 1 प्लस 1 फिर 1 से x² ऊपर गुणा होगा तो 2x² माइनस यहाँ से x² ऊपर गुणा होगा तो 3x की घात 3। x से x कट जाएगा और ऊपर गुणा होगा तो -3x और माइनस ये बन जाएगा 4x² बराबर 0 यानी अगर हम इस x² से इस 0 में तिरछा गुणा कर दें 0/1 करके तिरछा गुणा करें अगर इसका तो 1 से इसमें गुणा होगा तो ये सारे टर्म आ जाएंगे और x² का जब 0 में गुणा होगा तो ये 0 बन जाएगा। यानी आपका समीकरण बन गया x⁴ प्लस एक क्रम से कर लें x⁴ प्लस +1 और प्लस 2x² और -4x²। तो ये मिला के बन जाएगा +2x² -3x³ -3x -4x² इक्वल टू 0। नीचे 0 से x² में गुणा होगा तो बन जाएगा 0। एक क्रम से कर लें तो ये बन जाएगा x⁴ और -3x³ 3x की 3 घात और 2x² और ये -4x²। ये मिला के बन जाएगा -2x² और उसके बाद ये -3x और उसके बाद कांस्टेंट वाला +1 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 4 है। इसलिए ये चतुर्घाती समीकरण है न कि द्विघाती समीकरण। तो ये द्विघाती समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से आप
किसी भी टर्म की पहचान कर सकते हैं कि वो द्विघाती समीकरण है अथवा नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम द्विघात समीकरण का हल करने की कोशिश करते हैं। द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है, हल क्या चीज़ होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये जो एक्स की दो घात वाला टर्म है ये 0 बन जाएगा, और जब दो घात की टर्म वाला दो घात वाला पद 0 हो जाएगा तो ये एक घात का समीकरण यानी रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो हमको द्विघात समीकरण पढ़ना है, यानी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये एक द्विघात समीकरण है। हल का मतलब होता है कि एक्स का ऐसा मान जो इस समीकरण में रखने पर बाएं पक्ष के मान को शून्य कर दे। एक्स का ऐसा मान जो इस समीकरण में रखने पर बाएं पक्ष के मान को शून्य कर दे, उसे द्विघात समीकरण का हल कहते हैं। किसी भी समीकरण का हल, हल का मतलब होता है चर राशि का ऐसा मान रखें जो समीकरण के मान को शून्य कर दे, दोनों तरफ दाहिनी तरफ तो शून्य इसमें है ही, बाईं तरफ के मान को भी शून्य कर दे, तो उस एक्स के उस मान को उस समीकरण का हल कहते हैं। तो इस समीकरण का हल करने के कई तरीके हैं। आइए सबसे पहले हम निकालते हैं एक श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि, उससे इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो श्रीधराचार्य विधि से इसको हल करने के लिए यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। एक काम करते हैं कि दोनों तरफ ए से गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में ए से गुणा करने पर, आइए गुणा करते हैं। तो ए से जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी, और 0 में से गुणा करेंगे तो 0। अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स बराबर कर देते हैं माइनस ए सी, माइनस ए सी। अब हम बाएं पक्ष को यहाँ पे बाएं पक्ष को पूर्ण घात के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, बाएं पक्ष को पूर्ण घात के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो बायां पक्ष हमारा था हमारा समीकरण ये बन गया था ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इक्वल टू बराबर माइनस ए सी, ये हमारा समीकरण बन गया था। इस बाएं पक्ष को हम द्विघात बनाना चाहते हैं, तो एक काम करें कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स, और यहाँ पे आप देखें ए और एक्स एक घात के टर्म हैं तो वो कट जाएंगे, बी बचा, तो बी स्क्वायर इधर जोड़ देते हैं, बी स्क्वायर और बाएं तरफ, और दाहिनी तरफ भी बी स्क्वायर जोड़ देते हैं। बी स्क्वायर ना जोड़ के ना बी बटा बी बाई 2 का स्क्वायर जोड़ देते हैं इधर, और इधर भी बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस ए सी। अब आप देखिए ये जो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ पहले ये टर्म इस टर्म का स्क्वायर है, इस टर्म का भी स्क्वायर है, और इन दोनों के गुणा का दूना करें तो ये आ जाएगा, यानी ये बन गया आपका ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों के गुणा का जब दूना करेंगे
तो 2 गुणे ए एक्स गुणे बी बाई 2 से 2 कट जाएगा, ए बी एक्स आ जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा बी बाई 2 इसका होल स्क्वायर और माइनस ए सी। अब इसको आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कर दीजिए तो बी स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस ए सी, यानी इसे आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ लघुत्तम 4 हो जाएगा और यहाँ पे बटा 1 है, इसको जोड़ रहे हैं तो 1 का बी स्क्वायर में बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 ए सी, यानी ये बन जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी बाई 2 और इधर से होल स्क्वायर है तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो होल स्क्वायर इसका ख़त्म हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी और बाई 4। इसको आप लिख सकते हैं ए एक्स, इसको इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं तो ए एक्स बराबर हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर होगा तो माइनस बी बाई 2 और जब भी वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया था वर्गमूल लेने पर ये आया था तो माइनस ये इधर पक्षांतर होगा तो माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी और बटा 4, इस 4 का वर्गमूल निकाल के बाहर 2 कर दे रहे हैं तो ए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी और बटा 2। चूँकि हमको x का मान निकालना है तो x का मान निकालना है तो इसको इधर कर दें तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी और बटा 2 ए। इसको कहते हैं कि ये द्विघात समीकरण का मूल है, यानी x का ये मान जब हम समीकरण में रखेंगे, ये दोनों मान चूँकि यहाँ पे प्लस और माइनस है, एक बार प्लस लेंगे तो एक मान होगा और माइनस लेंगे तो दूसरा मान होगा, तो ये इस द्विघात समीकरण का हल है, इसे द्विघात समीकरण का हल या मूल कहते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण का हल या मूल ज्ञात करने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बटा 2 ए, ये सूत्र हो गया और इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, इसको श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। इस सूत्र से आप आराम से किसी भी समीकरण का, किसी भी द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि द्विघात समीकरण में 2 हल होते हैं तो दोनों हल ही इससे ज्ञात हो जाएंगे। ये जो आप करड़ी में देख रहे हैं, करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, करड़ी के अंदर एक राशि छिपी है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में इसको विविक्त कर कहते हैं, विविक्त कर। तो ये विविक्त कर बड़े काम की चीज़ है। बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी को डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर कहते हैं। विविक्त कर का सूत्र हो गया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए ये जो करड़ी के अंदर राशि है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, इसको प्रदर्शित करते हैं डी से, और ये डी का जैसा स्वरूप होगा उसी के अनुसार मूलों का हम लोग निर्धारित करते हैं कि उसका रंग ढंग क्या होगा, वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, ये हम इससे निर्धारित करते हैं। तो यहाँ से आप इस समीकरण से इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी है ना, यहाँ पे अगर बी स्क्वायर, इसे एक चीज़ क्लियर करें कि बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अगर ये 0 से बड़ा है यानी धनात्मक आ रहा है,
करड़ी के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 यानी विविक्तकर का मान 0 से बड़ा आ रहा है। इस डी पे डिपेंड करता है कि मूल कैसे होंगे, मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बताता है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। मूल धनात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे, वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, समान होंगे या असमान होंगे। तो यहाँ से कैसे पता करते हैं कि मूल कैसे होंगे, तो डी का मान कैसा हो इस पर डिपेंड करता है। तो 3 कंडीशन बन सकती है। या तो ऐसा हो सकता है कि डी का मान 0 से बड़ा हो, डी इज ग्रेटर देन 0, या ऐसा हो सकता है कि डी इक्वल टू 0 हो, या ऐसा हो सकता है कि डी लेस देन 0 हो। 3 ही कंडीशन हो सकती है। डी का मान यानी विविक्तकर का मान या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 होगा, या 0 से छोटा होगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा है, जी का मान 0 से बड़ा है, तो उसके जो मूल होंगे, इसके जो मूल होंगे वो धनात्मक होंगे। मूल तो डी का मान अगर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। इसके साथ साथ ही परिमेय होंगे। मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, असमान होंगे, असमान। तो ये बात तो याद रखिएगा आप कि अगर डी यानी विविक्तकर का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। इसमें भी 2 कंडीशन आती है। अगर मूल धनात्मक के साथ साथ पूर्ण वर्ग है तब ये कंडीशन आएगी। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है उसको पूर्ण वर्ग बोलेंगे, और वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो उसको पूर्ण वर्ग नहीं बोलेंगे। तो अगर डी 0 से बड़ा है, बड़ा के साथ साथ अगर पूर्ण वर्ग है तब तो ये कंडीशन होगी। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तब क्या होगा? तब भी मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे, लेकिन अब मूल अपरिमेय हो जाएंगे और असमान हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात, अगर डी का मान 0 है, इस कंडीशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, डी का मान क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है, तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और बराबर होंगे। मूल वास्तविक, परिमेय और बराबर यानी समान होंगे। कई बार आपसे कंडीशन करता है कि डी का मान 0 है यानी उसके मूल बराबर हैं, तो डी का मान क्या होगा? तो डी का मान 0 होगा। तो आप क्या करते हैं कि जब कहे कि मूल बराबर है तो तुरंत डी का मान निकालिए और उसको 0 के बराबर कर दीजिए, एक समीकरण बन जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन बन जाएगी वो। और तीसरा है कि अगर डी लेस देन 0 यानी डी का मान 0 से कम है, तब मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो ऐसे में अगर डी का मान 0 से कम है तो जो मूल होंगे वो अवास्तविक होंगे। अवास्तविक, या इसी को अवास्तविक को ही काल्पनिक बोला जाता है। तो मूल काल्पनिक होंगे, है ना? मूल काल्पनिक होंगे या अवास्तविक होंगे। आइए एक समीकरण पर विचार करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक द्विघात समीकरण है, 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। आपको पता लगाना है कि इस समीकरण के मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं। तो और अगर वास्तविक हैं तो उनको ज्ञात किया जाएगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र से। और कैसे ये जानते हैं कि वास्तविक है और अवास्तविक है, अभी आपने थ्योरेटिकली देख लिया, लेकिन आइए एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, इससे इसकी तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे तो आप देखेंगे ए का मान कितना है 9, ए बराबर 9, बी का मान 7 तो बी बराबर 7 और सी का मान -2, चिन्ह सहित लेते हैं -2। तो ए बी और सी सबका मान मिल गया। अब हम निकालते हैं विविक्त कर। विविक्त कर यानी डी। डी बराबर अभी आपने देखा फार्मूला क्या था, b² - 4ac। बी का मान कितना 7 है तो 7 का स्क्वायर -4, ए का मान 9 और सी का मान -2। तो 7 7 49 और माइनस 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 का गुणा प्लस हो जाएगा। 4 9 36, 36 दूना 72 और इसको आप जोड़ें तो 9 और 2 11, 7 और 4 11 और 1 12। ये बन जाता है 121। 121 डी का मान आप देख रहे हैं 121। 121 को आप लिख सकते हैं 11 और गुणे 11, 11 गुणे 11 यानी ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है। अब डी का मान एक तो धनात्मक आया, दूसरे पूर्ण वर्ग आया। तो धनात्मक और पूर्ण वर्ग आया तो इसका मतलब मूल कैसे होंगे, मूल परिमेय होंगे और वास्तविक होंगे और असमान होंगे, क्योंकि इसमें 3 कंडीशन थी कि अगर मूल 0 से बड़ा आया और पूर्ण वर्ग आया तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। आइए उन मूलों को ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए आपने सूत्र अभी अभी निकाला है कि सूत्र अभी अभी आपने निकाला है कि x बराबर यानी मूल निकालने के लिए x बराबर फार्मूला है -b प्लस माइनस करड़ी में b² -4ac और बटा 2a। ए बी सी का मान ये सारा इसमें रख दीजिए। तो -b, b का मान है 7 तो -7 प्लस माइनस करड़ी में b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49 -4, a का मान है 9 और c का मान है -2 और बटा 2, a का मान है 9, है ना। तो अब ये इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -7 प्लस माइनस करड़ी में 49 और माइनस माइनस का गुणा प्लस 4 9 36 गुना 72 और बटा 2 9 18। ये आपका बन जाएगा -7 प्लस माइनस करड़ी में 9 2 11, 7 4 11 और 1 12 और बटा 18, यानी ये हो जाएगा -7 और 121 का वर्गमूल लेंगे तो 11 और बटा 18। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो अगर हम प्लस चिन्ह लेंगे तो x का पहला मान मिलेगा, उसको कर दे रहे हैं x1। x1 का मतलब पहला मूल है, x जो है वो मूल कहलाता है और 1 यहाँ सफिक्स के रूप में लिखने का मतलब ये पहला मूल है। तो प्लस चिन्ह लेते हैं 7 और प्लस 11 और बटा 18 और x2 यहाँ पे बगल में लिखते हैं दूसरा मूल, तो ये हो जाएगा -7 -11 और बटा 18, यानी x1 हो जाएगा आप देख सकते हैं -7 और प्लस 11, तो 11 में 7 घट जाएगा 4 और बटा 18 और x2 हो जाएगा माइनस दोनों माइनस से जुड़ जाएगा -11 और 7 18 और बटा 18, तो 18 से 18 कट गया, 2 दूना 4 2 9 18। तो पहला मूल आपका बन जाएगा x1 = 2/9 और दूसरा मूल हो जाएगा x2 बराबर -1। तो इस समीकरण के 2 मूल हैं और मूलों की प्रकृति तो हमने पहले ही जान ली थी कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, दोनों ही मूल वास्तविक है और परिमेय होंगे तो दोनों मूल परिमेय भी हैं और दोनों मूल असमान हैं। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले डी का मान निकालेंगे और डी का मान निकालने के बाद अगर मूल जिस तरह से आ रहे हैं धनात्मक, डी जिस तरह से आ रहा है धनात्मक आ रहा है कि 0 आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है, उस तरह से आप मूलों की प्रकृति आराम से बता सकते हैं।